Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Sarojini Naidu, Indian poet, and her some important works, Indian weavers in the Bazaar of Hyderabad and so on. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सरोजनी नायडू 1879 to 1949, daughter of Bengali educationist settled in Hyderabad, started writing at a very early age. सरोजनी नायडू बहुत ही वेल नोन इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं और साथ ही ये इंडियन पोएट भी हैं. ये बंगाली एजुकेशनिस्ट की डॉटर हैं. लेटर ऑन क्या होता है, हैदराबाद में सेटल हो जाती हैं. बहुत कम एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. 16 ईयर्स की एज में वो इंग्लैंड चली जाती हैं और वहाँ पे वो स्टडी करती हैं. मीन्स अपनी स्टडी को कैरी करती हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए. कहाँ पे, कैम्ब्रिज का एक कॉलेज होता है वहीं. देयर हर पोएटिक टैलेंट डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइमर्स क्लब. वहाँ पे उनका पोएटिक टैलेंट जो है उसका विकास होता है राइमर्स क्लब के इन्फ्लुएंस में. एंड देन शी वॉज एनकरेज्ड बाय आर्थर साइमंस एंड एडमंड गोसे. वहाँ पे इनको इंकरेजमेंट मिलता है किसके द्वारा, आर्थर साइमंस और एडमंड गोसे के द्वारा. वो लोग उनको एडवाइस देते हैं. क्या एडवाइस देते हैं? टू बी अ जेन्युइन इंडियन पोएट ऑफ द डेकेड, नॉट अ क्लेवर मशीन मैड इमिटेटर ऑफ इंग्लिश क्लासिक्स. वो उन्हें एडवाइस देते कि आप भाई जेन्युइन इंडियन पोएट बने रहिए, इंग्लिश क्लासिक्स की इमिटेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है. शी वॉज इंगेज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल, हैज़ गॉट लेस टाइम फॉर हर लिटरेरी क्रिएशन. वो फ्रीडम स्ट्रगल में इंगेज होने की वजह से उनको लिटरेरी क्रिएशन के बहुत कम टाइम मिलता है. फिर भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसको देख लेते हैं. द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आता है. ये इनके पोएम का कलेक्शन है. सेकेंड इनका जो कलेक्शन है द बर्ड ऑफ टाइम करके 1912 में आता है. द ब्रोकन वीक इनका थर्ड कलेक्शन है, 1917 में आता है. द सेप्टर्ड फ्लोएट करके 1946 में आता है. द फीदर ऑफ द डाउन अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स रिटेन इन 1927 वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1961. इनके लिरिक्स का कलेक्शन है. द फीदर ऑफ द डाउन कलेक्शन है इनके लिरिक्स का और इन्होंने इसको लिखा था 1927 में, बट ये पब्लिश होता है 1961 में इनके डेथ के बाद. सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. सरोजनी नायडू इज कॉल्ड भारत कोकिला और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय M.K. गांधी. तो इनको टाइटल मिला है भारत कोकिला का या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा. She became governor of United Provinces UP in 1947. ये गवर्नर बनती है यूनाइटेड प्रोविंस के 1947 में और इस तरह से शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट. यूनाइटेड प्रोविंस ही आज की डेट में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है. द ब्रोकन विंग डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना इंक्लूडेड द पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया. इनका जो थर्ड कलेक्शन है पोएट्री का 1917 में आता है द ब्रोकन विंग. इसको इन्होंने डेडिकेट किया है मोहम्मद अली जिन्ना को जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं. और इस कलेक्शन में द गिफ्ट ऑफ इंडिया नाम की पोएम शामिल है और इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे. द बर्ड ऑफ टाइम पब्लिश्ड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क. इनका जो सेकेंड कलेक्शन है पोएम का 1912 में आता है द बर्ड ऑफ टाइम. ये लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ही जगह पब्लिश्ड होता है और इस वाले कलेक्शन में इनका पोएम शामिल है द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. तो इस पोएम के बारे में भी डिटेल में बात किया जाएगा. नाउ लेट्स सी इन डिटेल ऑफ हर इम्पोर्टेंट पोएम्स. इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद 1912. It is the part of the book The Bird of Time written in 5 stanzas. इन द बाजार ऑफ हैदराबाद जो पोएम है द बर्ड ऑफ टाइम वाली कलेक्शन में ये अपीयर होता है और ये 5 स्टेंजा में लिखा हुआ पोएम है. फोकलोर इज द सेंट्रल सब्जेक्ट इन द पोएम ऑफ सरोजनी नायडू एंड द प्रेजेंट पोएम हैज़ दिस सब्जेक्ट. सरोजनी नायडू के जितने भी पोएम्स हैं उनका सेंट्रल सब्जेक्ट होता है फोकलोर और प्रेजेंट जो पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इसमें भी यही सब्जेक्ट है. इट रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल इंडियन बाजार ऑफ हैदराबाद. इस पोएम में सरोजनी नायडू ने
जो हैदराबाद की ट्रेडिशनल इंडियन बाज़ार है उसको रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे मर्चेंट्स, हॉकर्स, पैडलर्स, ये सारे लोग अपने अपने जो ऑब्जेक्ट्स और वेयर्स होते हैं उसको सेल कर रहे होते हैं। द पोएट स्टॉप्स इन द गैलरी वेयर मर्चेंट्स, हॉकर्स, फ्रूट सेलर्स, फ्लावर सेलर्स, पैडलर्स, गोल्ड स्मिथ्स, मैजिशियन, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। पोएट सरोजनी नायडू हैदराबाद के मार्केट के एक गैलरी में वो खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स, हॉकर्स, फ्रूट सेलर्स, फ्लावर सेलर्स, पैडलर्स, गोल्ड स्मिथ, मैजिशियन, म्यूजिशियन, ये सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने अपने सामानों को सेल कर रहे होते हैं कस्टमर को। इट इज़ स्टार्टेड इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म कॉल्ड रिटोरिक डिवाइस। एक्चुअली इनका ये जो पोएम है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में स्टार्ट हुआ है और इससे रिटोरिक डिवाइस कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद विच केम इन 1912। नेक्स्ट पोएम है इंडियन वीवर्स, 1905 में ये पब्लिश्ड होता है और ये इनके जो पोएम के कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड उसी में आता है। ये इनका पोएम का फर्स्ट कलेक्शन है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स। ये पोएम जो है वो 3 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है और हर क्वार्टर में 2 राइमिंग कपलेट्स है। द फ्लो ऑफ लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ रिदम एंड वर्ड इमेजेस। तो जो लैंग्वेज का फ्लो है उसमें रिदम और वर्ड इमेजेस से भरा हुआ है। द वीवर्स आर बिजी इन वीविंग डिफरेंट कलर्स ऑफ क्लॉथ्स थ्रू आउट द डे। इस पोएम में सरोजनी नायडू ने बताया है कि जो वीवर्स हैं वो पूरे दिन भर में अलग अलग रंग के कपड़े की बुनाई करने में बिजी हैं। Each color as well as the timing of the day symbolizes different occasions in one's life. एक्चुअली वीवर्स क्या करते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े दिन के अलग अलग टाइमिंग में बुनाई करते हैं और ये क्या है, सिंबल है किस चीज़ का, किसी के भी जीवन के डिफरेंट ओकेजन्स का। मीन्स हमारी लाइफ जो है अलग अलग लेवल से होकर गुजरती है और उस लेवल के हिसाब से ये जो क्लॉथ्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग लेवल को, ह्यूमन बीइंग के लाइफ को। द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, बर्थ, यूथ एंड डेथ। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, पोएम में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ के अलग अलग स्टेज होते हैं और दे आर 3 स्टेजेस। क्या क्या होते हैं, बर्थ, यूथ और डेथ। तो इन 3 स्टेजेस से रिलेटेड ही कलर के कपड़े जो हैं वीवर्स बुन रहे हैं और सिग्निफाइज 3 पार्ट्स ऑफ वीवर्स वर्क डे। साथ ही ये जो वीवर्स के वर्क डे के 3 पार्ट्स हैं उसके बारे में भी बताता है। अब वो 3 तरह के कलर कौन से हैं कपड़े के और साथ ही किस टाइम में उनकी बुनाई होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। In the morning, they weave a bright blue colored cloth for newborn baby symbolizing birth and happiness. मॉर्निंग में वो किस कलर का कपड़ा बुनते हैं, ब्राइट ब्लू कलर का कपड़ा बुनते हैं और वो जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनके लिए। इसका मतलब है कि ये जो कलर का कपड़ा है और ये जो मॉर्निंग का टाइम है वो सिंबल है किस चीज़ का, बर्थ और हैप्पीनेस का। During the day, they weave a bright colored purple and green cloth for the marriage veil of a queen, signifying life celebrations. और दिन के टाइम में वो ब्राइट कलर में पर्पल और ग्रीन कलर का कपड़े बुनते हैं जो कि किसी क्वीन के शादी में क्या का काम करता है, वेल का, घूंघट का काम करता है। तो दिन में जो कपड़े बुने जा रहे हैं वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड कपड़े बुने जा रहे हैं, मतलब यूथ एज को बताता है। फाइनली एट नाइट दे वीव अ वाइट कलर्ड क्लॉथ फॉर द श्राउड ऑफ द डेड बॉडी, सिंबल ऑफ डेथ एंड सॉरो। रात में वो किस कलर का कपड़ा बना रहे हैं, वाइट कलर का, जो कि वर्क करेगा श्राउड का, डेड बॉडी के लिए कफन का काम करेगा और ये प्रतीक है किसका, डेथ और सॉरो का। इस तरह से जो वीवर्स हैं दिन के 3 अलग अलग टाइम में 3 तरह के कपड़े बुनते हैं। मॉर्निंग में ब्राइट ब्लू कलर का जो कि नए जन्मे हुए बच्चों के लिए और वो किसका प्रतीक है, बर्थ और हैप्पीनेस का सिंबल है। और दिन में वो किस तरह के कपड़े किस कलर के कपड़े बुन रहे हैं, पर्पल और ग्रीन कलर का, जो कि एक क्वीन की शादी के लिए घूंघट का काम करेगा और ये सेलिब्रेशन का प्रतीक है।
और रात में वो वाइट कलर का कपड़ा बुन रहे हैं जो कि डेड बॉडी के लिए कफन का काम करेगा, और दिस इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड सॉरो। नाउ नेक्स्ट पोएम ऑफ हर पालकी बियरस 1905। पालकी बियरस भी इनका 1905 में आता है, और ये इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसके फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पोएम है। तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम कि जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है फर्स्ट कलेक्शन है सरोजनी नायडू के पोएम का, उस कलेक्शन का पहला पोएम कौन सा है, या पहले सेक्शन का पहला पोएम कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे पालकी बियरर्स। हर पोएट्री इज इंटेंसली इमोशनल एंड पैशनेट। सरोजनी नायडू के जो पोएम्स होते हैं वो इमोशनल और पैशनेट होते हैं। सी ब्यूटीफुली रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी एंड कल्चर ऑफ इंडियन मैरिज। इन्होंने पालकी बियरर्स में क्या बताने की कोशिश की है, इन्होंने जो इंडियन मैरिज है उससे रिलेटेड जो भी कल्चर है और उसमें जो भी ब्यूटी है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, और बहुत ही खूबसूरत वे में। शी हैज़ डेलिबरेटली यूज द कंट्राडिक्टरी फीलिंग ऑफ लाफिंग एंड वीपिंग। साथ ही सरोजनी नायडू ने इस पोएम में जानबूझकर कंट्राडिक्टरी फीलिंग को प्रेजेंट किया है, लाफिंग और वीपिंग की, क्योंकि शादी में यू बेटर नो दैट कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और जब ब्राइड की विदाई का टाइम आता है तो उस समय क्या होता है, सब लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन दोनों ही कंट्राडिक्टरी फीलिंग को इन्होंने प्रेजेंट किया है इस पोएम में पालकी बियरर्स में। नाउ नेक्स्ट पोएम इज द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1917। ये भी वन ऑफ द खूबसूरत पोएम है उनकी, 1917 में आता है। इट इज अपीयर्ड इन द कलेक्शन द ब्रोकन विंग। यह ब्रोकन विंग वाली जो कलेक्शन है पोएम की उसमें आता है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। इट इज अ ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस पोएम के थ्रू सरोजनी नायडू ने इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया है, और वो कौन से इंडियन सोल्जर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़े थे इंग्लैंड की तरफ से, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया क्या था, स्लेव था अंग्रेज़ों का, तो इसीलिए अंग्रेज़ों के फेवर में उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा था। दे फॉट इन डिफरेंट लोकेशंस एंड वॉज इम्पॉर्टेंट। इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर के दौरान अलग अलग लोकेशन पे लड़ाई लड़ी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे। और वेस्ट ऑफ देम सेक्रीफाइसेस दियर लाइफ, और बहुत बड़े पैमाने में इंडियन सोल्जर्स को अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। लेकिन उनकी जो वैल्यू है, उनके जो सेक्रीफाइसेस है, उसको किसी ने वैल्यू नहीं किया। तो सरोजनी नायडू ने यहाँ पे वर्ल्ड को कहा है कि भाई हमारे सोल्जर्स ने, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी दिखाई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, इसीलिए आप इनकी बहादुरी को रिस्पेक्ट दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए। द पोएम इज नॉट ओनली कंसंट्रेट्स on the theme of soldiers making their ultimate sacrifice for someone else's war, but also talks about the numerous benefits that foreign countries take from India, hence called the gift of India. इस पोएम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने बस ये नहीं बताने की कोशिश की है कि हमारे सोल्जर्स ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वो भी किसी और के युद्ध के लिए, किसी और को जिताने के लिए। साथ ही उन्होंने इस पोएम में ये भी बताया है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है उन्होंने इंडिया से कितना बेनिफिट्स लिया है, और इसी वजह से इन्होंने कहा है इस पोएम को द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो इस पोएम में क्या है, जो इंडियन सोल्जर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसी को लेकर इन्होंने एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है द गिफ्ट ऑफ इंडिया नाम के पोएम के थ्रू। और इन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि जो इंडिया है उससे इंडिया, जो हमारी कंट्री इंडिया है, उससे क्या किया है, जो फॉरेन कंट्रीज है उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिए हैं, बेनिफिट्स लिए हैं। मतलब हमारा देश उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरोजनी नायडू ने वर्ल्ड को और उस देशों को जिसके फेवर में हमारे सोल्जर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया था, उन कंट्रीज़ को कहा है कि भाई आप हमारे सोल्जर के सेक्रीफाइस को क्या करिए, रिकॉग्नाइज करिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपको जिताने में। दिस इज़ ऑल अबाउट सरोजनी नायडू। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।